Hello everyone, welcome to Soul of Chemistry. My dear friends, we have discussed about the potential energy curve and the characteristics of ionic bond and its strength. In this class, we will discuss about the lattice energy, right? जब हम डिस्कशन कर रहे थे आयोनिक बॉन्ड के बारे में तो रिक्वायरमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स 3 पॉइंट्स था। फर्स्ट पॉइंट में लो आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये था सेकंड रिक्वायरमेंट। थर्ड रिक्वायरमेंट था हाई लैटिस एनर्जी। अगर एक आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन होने में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है तो इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा है करके हम बोलते हैं, राइट। सो अभी हम देखते हैं लैटिस एनर्जी क्या है। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी इसका डेफिनेशन ले लेंगे। हम बोल रहे हैं the amount of energy released when 1 mole of an ionic compound is formed. 1 mole of ionic compound will be formed from किससे फॉर्म होगा? Formed from its constituent ions is called the lattice energy. इसका मतलब क्या है? अगर हमको सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करना है, इसका 1 मोल फॉर्म करना है, तो इसीलिए ये सोडियम क्लोराइड में होने वाला एलिमेंट का आयन से तैयार होना चाहिए। मतलब सोडियम किस आयन फॉर्म में रहता है? Na+। क्लोरीन किस फॉर्म के आयन में रहता है? क्लोराइड Na+ + Cl- दे रहा है 1 मोल ऑफ NaCl। जब ये दोनों आयन मिलते हैं, सोडियम क्लोराइड का 1 मोल तैयार होता है। तैयार होने के बाद कुछ एनर्जी रिलीज होता है। इस प्रोसेस में जितना ही एनर्जी रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। फिर अगर हमको 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड तैयार करना हो तो इसमें होने वाला जो मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम किस आयन फॉर्म में रहता है? Mg2+ प्लस कितना क्लोरीन का जरूरत है? 2 क्लोरीन। क्लोरीन किस आयन फॉर्म में रहता है? क्लोराइड 2Cl-। तो कुछ एनर्जी रिलीज होता है। जितना ही एनर्जी रिलीज होगा इसको हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। ठीक है। फिर अभी लैटिस एनर्जी के बारे में हमारा आइडिया हो गया। अभी इसको कैसे डिटरमिन करते हैं ये डिस्कशन करेंगे। डिटरमिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। कैसे ये डिटरमिन होता है? इट कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग हाबर्स प्रोसेस। और एक मेथड भी है, हम फिर इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। इट कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग हाबर्स प्रोसेस। एंड हाबर्स
हाबर्स प्रोसेस यूजेस हेसेस लॉ। थर्मोडायनामिक्स का एक लॉ है, हेसेस लॉ की माध्यम से हाबर प्रोसेस को यूज करके लैटिस एनर्जी एक आयोनिक कंपाउंड का कितना है डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, ये हेसेस लॉ क्या है? थर्मोडायनामिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मोकेमिस्ट्री का एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसका स्टेटमेंट है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिमेन्स द सेम whether it takes place in a single or several steps, ठीक है। अभी इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, हेसेस लॉ को और एक बार इधर भी लिख लेंगे तो ठीक होगा। ठीक है, ये इसको हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वन मिनट। फिर चलिए देखते हैं ये हेसेस लॉ का एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, से हमारा एक रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा डायरेक्ट प्रोसेस में डी। एक स्टेप में, वन स्टेप में ए से डी बन जाता है और इधर जितना भी एनर्जी रिलीज होता है एक रिएक्शन में डी प्लस ई, जैसे ही हम लिखते हैं डी प्लस ई, इसको ए से नहीं और अगर हम ए से नहीं लिखेंगे तो एक कोमा देंगे और लिखेंगे डेल एच एफ इज इक्वल टू समथिंग एनर्जी से एक्स किलो जूल। ओके, कुछ एनर्जी आएगा क्योंकि हम डी प्लस ई करके लिखते थे, वो ई एक एनर्जी था। मतलब जब डी ए से फॉर्म हो रहा था तो कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा है, वो डी प्लस ई, डी प्लस एनर्जी अगर नहीं लिखेंगे तो लिख पाएंगे कोमा दे के डेल एच एफ। व्हाट इज दिस डेल एच एफ? डेल एच एफ इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी और एंथैल्पी को भी हम लिखते हैं एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। मतलब डी का वन मोल फॉर्म होने में इसका एलिमेंट से जितना एनर्जी रिलीज होता है उसको हम डेल एच एफ या एंथैल्पी और एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। ये है एक्स किलो जूल। एग्जाम्पल लेंगे, जब एग्जाम्पल लेंगे तब देखेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोसेस में ए कन्वर्ट हो रहा है डी को। अगर इनडायरेक्ट प्रोसेस में पहले ए बी फॉर्म कर रहा है, बी सी को फॉर्म कर रहा है, सी डी को फॉर्म कर रहा है, ए को बी फॉर्मेशन करने में एनर्जी चेंज होता है डेल एच वन, बी को सी डेल एच टू, सी जब डी में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी चेंज होता है डेल एच थ्री। हेसेस लॉ में बोल रहा है, हेसेस लॉ में स्टेटमेंट ये है कि रिएक्शन एक स्टेप में हो या सेवरल मोर देन वन स्टेप में हो, एनर्जी चेंज या एंथैल्पी इज नथिंग बट एनर्जी चेंज रिमेन्स द सेम, इक्वल रहता है। इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोसेस में एक्स किलो जूल था, ये इनडायरेक्ट प्रोसेस में इतना ही एनर्जी है। इम्प्लाइज डायरेक्ट प्रोसेस में जितना भी एनर्जी है डेल एच एफ इज इक्वल टू ये सारे जितना एनर्जी है डेल एच वन, डेल एच टू, डेल एच थ्री। ये है हेसेस लॉ का
ये है एनर्जी ऑफ डायरेक्ट प्रोसेस, एनर्जी ऑफ डायरेक्ट प्रोसेस। ये है एनर्जी ऑफ, टोटल एनर्जी ऑफ इनडायरेक्ट प्रोसेस। ये समान रहेंगे। ये प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया है लैटिस एनर्जी में। अगर ये सारे चीज़ जो D+E लिख रहा था कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसको एनर्जी रिलीज करके भी हम लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसे रिप्रेजेंट होता है, इसलिए हम लिख रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, दोनों टाइप का लिखना हमको आना चाहिए। एनीवे, अभी इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, अभी इसको इरेज कर लेते हैं। एग्जाम्पल लेके सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड का। एग्जाम्पल में लेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। डियर फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड अगर डायरेक्ट स्टेप में फॉर्म होगा तो उसका एलिमेंट से फॉर्म होगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, थर्मोडायनामिक्स में एक कंसेप्ट होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसको हम लिख रहे थे ΔHF। वो ΔHF जब हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करके बोलते हैं, तब एक कंपाउंड उसमें होने वाला एलिमेंट से फॉर्म होता है, आयन से नहीं। जब आयन से एक आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है, जितना एनर्जी रिलीज होता है उसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं। लेकिन वही कंपाउंड जब उसका एलिमेंट से तैयार हो तो वो एनर्जी जितना रिलीज होगा उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम बोलेंगे। डियर फ्रेंड्स, सो NaCl अगर डायरेक्ट प्रोसेस में तैयार होगा तो उसका एलिमेंट से तैयार होगा सोडियम इसका सॉलिड स्टेट में रहता है, आयन से नहीं। हम डायरेक्ट प्रोसेस में तैयार करेंगे तो इसको इसका एलिमेंट से लेंगे। क्लोरीन तो Cl होके नहीं रहता है, वो क्लोरीन Cl2 गैस के रूप में रहता है, तो इसलिए हम Cl2 लिख रहे हैं, लेकिन इसका 1 मोल चाहिए, यानी इसका 1 क्लोरीन आटम चाहिए, इसीलिए हम इधर हाफ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी जितना एनर्जी वही जो NaCl के साथ NaCl फॉर्मेशन होगा और उसके साथ जितना एनर्जी फॉर्म होगा, अगर कुछ एनर्जी इधर हमको पता है तो वो एनर्जी प्लस करके इधर लिख सकते हैं, और फिर जैसे कि मैं बोल रहा था इधर कोमा देंगे और लिखेंगे ΔHF समथिंग गिवन से x किलोजूल एनर्जी रिलीज होता है, इसीलिए माइनस सिंबल भी दिया जाता है, -x किलोजूल पर मोल, यानी 1 मोल का NaCl उसका एलिमेंट्स से फॉर्म होने में इतना एनर्जी रिलीज हो जाता है। ठीक है, फिर इसको इनडायरेक्ट कैसे तैयार करेंगे, वही NaCl को Na जो सॉलिड स्टेट में है, पहले इसको गैसियस स्टेट में लेना है। कोई सॉलिड सब्सटेंस को अगर गैसियस स्टेट में लेंगे तो उसका जो एनर्जी देना पड़ता है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, और ये ΔH सब क्या होता है, ΔH सब क्या होता है, सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन क्या है, अगर कोई सॉलिड को डायरेक्टली हम गैसियस स्टेट में ले जाएं, जितना एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। ओके, वो Na जो गैसियस स्टेट में था, न्यूट्रल स्टेट में था, उससे एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर लेंगे, ले लेंगे, एमिट कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, तो ये बन जाएगा Na+। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, जितना एनर्जी रिलीज होता है आयोनाइज करने के लिए, जितने एनर्जी दिया जाता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी।
अभी Na+G रेडी हो गया और लैटिस एनर्जी के लिए Na+ के साथ Cl- का ज़रूरत है। इधर क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन को हमारे लिए एक क्लोरीन एटम का ज़रूरत है। लेकिन इधर क्लोरीन जब हम बोलते हैं तो क्लोरीन के साथ और एक क्लोरीन कोवालेंट बॉन्ड में है। पहले ये कोवालेंट बॉन्ड को तोड़ना है, ब्रेक करना है, ताकि हमको क्या देगा 2Cl डॉट, यानी 2 क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, मतलब 2 क्लोरीन न्यूट्रल एटम हमको पहले मिलेगा। ये 2 क्लोरीन एटम हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए ओनली एक क्लोरीन एटम का ज़रूरत है। इसका मतलब अगर 2 क्लोरीन एटम को 2 क्लोरीन एटम में कन्वर्ट करना हो, जितना एनर्जी ये बॉन्ड को हम देते हैं ब्रेक करने के लिए, इसको हम लिखते हैं ΔH-डिस। इसको हम लिखते हैं ΔH-डिस। ये ΔH-डिस क्या होता है, ΔH-डिस होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और सिंपली डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी क्लोरीन 2 क्लोरीन एटम के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी देते हैं वो होता है डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन वो जो डिसोसिएशन एनर्जी 2 क्लोरीन एटम को दिया जाता है, इसलिए एक क्लोरीन एटम को पाने के लिए हमको चाहिए हाफ ΔH-डिस। ठीक है, ये हम हमारे लिए समझना कोई आसान बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर जो क्लोरीन न्यूट्रल एटम है, अगर इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इधर वो Cl- बन जाएगा। अभी कोई न्यूट्रल गैसियस एटम यूनी नेगेटिव आयन यानी Cl से Cl- होने में जितना एनर्जी रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये क्या है रे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ओके। फिर ये बन गया। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था हमारे लिए, IE क्या था, आयोनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए जितने एनर्जी देना पड़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कोई न्यूट्रल गैसेस एटम को देने से जितना एनर्जी रिलीज होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बस हमको अभी नाउ वी नो दैट Na+ और Cl- अगर मिल जाएं, जो सोडियम क्लोराइड मिलेगा, आयन और आयन से अगर आयोनिक कंपाउंड तैयार हो, उसमें जितना एनर्जी रिलीज होता है वो होता है लैटिस एनर्जी। वो होता है लैटिस एनर्जी। वो होता है लैटिस एनर्जी। ठीक है, ओके। अभी ये जो है, ये है डायरेक्ट प्रोसेस में एनर्जी। करंट चला गया तो मुझे अभी इसको ऐसे लिखना है, एनर्जी ऑफ डायरेक्ट प्रोसेस। ये बन गया एनर्जी इन डायरेक्ट प्रोसेस। ये सारे चीज अब तक, मतलब ये सारे चीज एनर्जी ऑफ इनडायरेक्ट प्रोसेस, एनर्जी ऑफ इनडायरेक्ट प्रोसेस। हेसेस लॉ में क्या हेसेस लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि डायरेक्ट प्रोसेस में जितना एनर्जी है, इनडायरेक्ट प्रोसेस का एनर्जी इसके साथ समान होना चाहिए। इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं कि बाय हेसेस लॉ के हिसाब से लिख रहे हैं, लेकिन ये आइडिया किसका है, हाबर्स का है। इसीलिए लैटिस एनर्जी का जो कैलकुलेशन हाबर्स के नाम से हम इसको कॉइन करते हैं। बाय हेसेस लॉ हम लिख सकते हैं डायरेक्ट प्रोसेस का एनर्जी कितना है, डेल एच एफ इज इक्वल टू, पहले क्या आता है रे, ΔH ऑफ, ठीक है, प्लस
हाफ डेल एच डीस प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये है। फिर ये दोनों मिल गया, ये जो जितना एनर्जी आ गया इलेक्ट्रॉन प्लस लैटिस एनर्जी। इज इट विजिबल क्लियरली? हाँ बाबा, लैटिस एनर्जी। अभी ये बात पूरा क्लियर है। अगर ये और ये हमको पता है तो ये अपने आप डिटरमिन हो जाएगा। यही है हेसेस लॉ को अप्लाई करके हाबर्स प्रोसेस में लैटिस एनर्जी को डिटरमिन करना। ठीक है, फिर क्या होगा अभी हम देखेंगे। क्या देखेंगे रे? अभी देखेंगे इफ all other terms except, लाइट के वजह से मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है, if all other terms except lattice energy are known then we can calculate लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसका वैल्यू कुछ हमको, ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना, हमको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ये सब हमको मिलेगा। प्रॉब्लम अगर कोई आ रहा है ये सारी चीज़ हमको मिलेगा, बस लैटिस एनर्जी को डिटरमिन करना है। ये है सोडियम क्लोराइड के बारे में हमारे लिए जो डाटा है और कैसे हम हाबर्स प्रोसेस को यूज करके लैटिस एनर्जी डिटरमिन कर रहे हैं। अभी और एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड का थोड़ा बहुत चेंज होगा, वो क्या है हम देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 में। ये तो एग्जाम्पल 1 था, हम अभी इसको एक ले लेंगे। क्या रे, लेट मी ओपन वन अनदर विंडो सो दैट विल गेट मोर लाइट। Okay, now it's visible, right? So now we'll have a screenshot. Yes, अभी हम मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जाम्पल ले लेंगे। तो अभी देखना है, एग्जाम्पल ये बन जाएगा एग्जाम्पल 2 फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड अगर डायरेक्ट स्टेप में 1 मोल इसका हम तैयार करेंगे तो ये बन जाएगा MgCl2। ये बन गया 1 मोल का MgCl2 बनेगा। तो 2 क्लोरीन है ना इधर, और हमको हाफ मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं होगा। इधर एलिमेंट आ जाएगा सॉलिड स्टेट में मैग्नीशियम। क्या आ जाएगा रे? मैग्नीशियम। ओके नाउ अभी मैग्नीशियम को सब्लिमेशन एनर्जी देंगे तो ये बन जाएगा बाबा मैग्नीशियम गैस। लेकिन इधर जो थोड़ा वेरी टेक्निकल एंड इम्पोर्टेंट चेंज होना चाहिए वो है मैग्नीशियम एक्चुअली बन रहा है मैग्नीशियम प्लस, फिर वो मैग्नीशियम बनेगा Mg2+। मतलब पहले एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा फिर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। मतलब न्यूट्रल मैग्नीशियम एटम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, जितना एनर्जी देंगे तो वो होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी IE1 है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जितना है अगर वो मैग्नीशियम को मिल जाएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा और Mg+ दे देगा।
अगर Mg प्लस से और एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं तो और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अभी Mg प्लस से Mg2 प्लस तैयार करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी दिया जाता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी दिया जाता है, वो है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी हम Mg से Mg2 प्लस करेंगे तो हमारे लिए दो एनर्जी का ज़रूरत है, IE1 प्लस IE2। यानी अगर Mg जो गैसियस स्टेट में है उसको हमको Mg2 प्लस में कन्वर्ट करना है तो इधर हमको दो एनर्जी देना पड़ता है, वो है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये IE2 है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द सेकेंड, रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। सो ये बन जाता है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, अभी क्लोरीन हमको दो क्लोराइड आयन का इधर ज़रूरत है, तो हमको दो क्लोराइड आटम ज़रूरत है, इसलिए इधर भी हाफ मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। तो इसको दो क्लोरीन आटम को दो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ज़रूरत होगा, वो है 2 इंटू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, तो फिर अभी Mg2 प्लस 2Cl माइनस MgCl2 में कन्वर्ट होंगे तो जितना एनर्जी चाहिए वो होता है लैटिस एनर्जी। अभी हम बाय हेसेस लॉ में लिख सकते हैं डेल H भी जितना है वो होगा डेल H सब प्लस डेल H डिस प्लस IE1 प्लस IE2 प्लस IE2, देन कम्स योर लैटिस एनर्जी। इसका मतलब अगर हमको इफ ऑल अदर टर्म्स एक्सेप्ट लैटिस एनर्जी को छोड़ के और सब हमको पता है तो वी कैन कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। इतने अच्छे तरह से समझने के बाद बस खाली हमको समझना है जनरली ये वैल्यू नेगेटिव में आता है क्योंकि एनर्जी रिलीज्ड इज नेगेटिव। अगर एनर्जी सिस्टम से रिलीज होता है, कोई कंपाउंड फॉर्म होने से अगर कुछ एनर्जी रिलीज होता है तो उसको हम नेगेटिव सिंबल से लिखते हैं, -230 किलोजूल, -730 किलोजूल, ऐसे। ये सब्लिमेशन एनर्जी ये देते हैं हम, ये प्लस होगा, है ये प्लस होगा। करंट आ गया ओके, it's about to finish, so not to shut the window. Okay, so अभी हम ये होगा, ये आयनाइजेशन एनर्जी, ये दोनों पॉजिटिव है क्योंकि वो हम एनर्जी देते हैं, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ये भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जनरली नेगेटिव रहता है। डेल H डिसोसिएशन एनर्जी दिया जाता है ब्रेक करने के लिए, ये प्लस रहता है। सब्लिमेशन करने के लिए एनर्जी दिया जाता है, ये प्लस रहता है। आयोनाइजेशन एनर्जी ये भी प्लस रहता है, दिया जाता है। लेकिन लैटिस एनर्जी नेगेटिव होता है, वो लास्ट को नेगेटिव आएगा जनरली, ठीक है, वो लैटिस एनर्जी जनरली नेगेटिव आएगा। लेकिन ये सारे जो वैल्यू आएगा -230 +230, माइनस से माइनस करने से अगर हमको प्लस करना पड़े तो हम भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसीलिए ये सब सारे चीज़ अभी बुक में होने वाला जो न्यूमेरिकल्स है, अभी आप इसको खूब अच्छे तरह से सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर सपोर्टिंग मी। आई होप यू विल बी देयर विथ मी for a better educational environment. Thank you so much. You can download my app from Play Store by searching Soul of Chemistry. Thank you so much. Bye bye.